फर्स्ट क्लास। जी विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है नमस्कार अंकल। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप अंकल? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलिए, बमुश्किल तमाम ये चीज पूरी हुई। बहुत बहुत जी जी, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल हमारे साथ जुड़ने का, हम आपके आभारी हैं। और बहुत खुशी हो रही है, आज आपसे मुलाकात भी हो गई हमारी, भले ही फेसबुक लाइव के जरिए, लेकिन बहुत खुशी हुई अंकल। और ये विक्रम अंकल, अपने बारे में कुछ जरा बता दें ताकि हमारे श्रोता आपके बारे में जान जाएं, प्लीज मेहरबानी होगी। जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया है, श्रीनगर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है इकोलॉजी में। 1974 बैच, इंडियन पुलिस सर्विस डायरेक्ट उत्तर प्रदेश काडर, और रिटायर हुआ हूँ डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस से। और उसके बाद 2010 से नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ वाइस चांसलर और प्रो चांसलर के पोस्ट पे। 3 किताबें लिखी हैं मैंने, इकोलॉजी पे, ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस के ऊपर, और चंबल डेकॉइट्स के ऊपर। और समाज सेवा में रामकृष्ण मिशन लखनऊ से और सच्चिदानंद निष्काम सेवा समिति वगैरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और खिदमत करने के लिए आवाम की जो भी बन पड़ता है मैं करता हूँ। ये मेरे बारे में है। विक्रम अंकल, हमारे सारे एमकेडी परिवार की ओर से आपको नमस्कार है और सादर प्रणाम है। और हम आपके शुक्रगुजार हैं, सारा परिवार हमारा शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। और अगर आवाज़ नहीं आ रही है भाइयों तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो फिर मैं कुछ यहाँ से सेटिंग्स चेंज करने की कोशिश करूँ। अंकल, जो आजकल मेरे को सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है अंकल, वो ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया पर ये खास तौर से हमारे देश की हालत के बारे में हिंदू मुस्लिम का जो हवा बना के पेश किया जा रहा है, इसकी आपके आपके लिहाज से इसकी सच्चाई ग्राउंड पर, इंडिया में ग्राउंड पर कितनी है? देखिए, मैं बड़ा मायूस होता हूँ, जिस तरफ आपने इशारा किया मैं खुद बड़ा मायूस होता हूँ ये सब चीजें देख करके। मैं जिस रिवायत में और जिस संस्कारों से पला बढ़ा हूँ, मैंने कभी कोई फर्क, ये खुदा शाहिद है कि हिंदू मुस्लिम में मैंने नहीं जाना है। मेरी 2 औलादें हैं, और दोनों औलादों को पैदा करने वाली डॉक्टर शाहिदा हशमत, मेरी पड़ोसी, जी उनका इलाहाबाद नर्सिंग होम है। उन्हीं की वजह से मेरी औलाद जिंदा है, क्योंकि जब पैदा हुआ था मेरा बेटा तो उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, मुंह से मुंह लगा करके डॉक्टर शाहिदा हशमत ने उसको जिंदा रखा। जब मैं पढ़ने लगा तो मौलवी साहब उस दौर में पहले आते थे, वजू करके बिस्मिल्लाह करते थे, उसके बाद हम लोग उर्दू से ही हम लोगों की तालीम शुरू होती थी। माशाल्लाह। मेरे वालिद ने कुरान पाक से हम लोगों की तालीम शुरू की थी। मैंने कोई फर्क नहीं समझा कभी, न रामायण में, न गीता में, न कुरान पाक में। कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बुल आल मुसलमीन नहीं, रब्बुल आलमीन मेरे वालिद बताते थे। ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि, रामचरितमानस। बेशक अंकल। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही चीज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपिया, कौन भले कौन मंदे। जब हमारे गुरु, हमारे आलिम, हमारे बुजुर्ग ये बता गए हैं कि कोई फर्क नहीं है, मैं उनको चैलेंज करना चाहूंगा जो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क बताते हैं। ये जमीन, ये पाक जमीन दोनों भाइयों की है, इस पे बराबर की कुर्बानी दोनों ने की है। और कोई फर्क बताना, आप मान के चलिए कि वो खुदकशी के रास्ते पे चल रहा है। बिल्कुल अंकल, बहुत शुक्रिया। तो ये जो अभी, जैसे अभी मेरे पास एक छोटा सा सवाल है अंकल। अभी जो आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी 18 से 22, 18 से 24 के बीच की युवा पीढ़ी, उसके बाद में हमारी जैसी पीढ़ी आती है जिसकी उम्र 24 से 40 तक है। उसके बाद हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं। जो हमारे बुजुर्गों के टाइम का भारत था, जो इंडिया था, उसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे अंकल प्लीज? बेशक, मुझे नहीं याद है कि मेरे घर में कभी कोई फर्क रखा गया था हिंदू और मुसलमान में। हम लोग जी ईदी लेने के मुश्तैक रहते थे, ईदी लेने बड़ी बेकरारी से जाते थे, और हमारे मुसलमान पड़ोसी बड़ी बेकरारी से आते थे होली खेलने और दिवाली की मिठाई लूटने के लिए, और बराबर की हिस्सेदारी रहती थी। और ये मान के चलिए, शादी ब्याह तमाम रिवायतें सब एक साथ होती थी। मुहर्रम हो, दिवाली हो, दशहरा हो, एक साथ मनाया जाता था। हमारे घर में जो बुजुर्ग थी, हसीना बेगम चची, हमारे जो खालू थे अच्छन मियाँ, ये सब लोग जो आते थे, ये आज भी हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि क्या सगों में होगा। और उस दौर में कोई फर्क नहीं होता था। हमारे घर में जब अच्छन मियाँ खालू आते थे, या हमारी हसीना बेगम बड़ी अम्मा आती थी,
तो उनके लिए जानमाज़ी लगाने पे चांदी की चवन्नी मिलती थी हम लोगों को। माशाल्लाह। और उसके बाद ईदी लेने हम लोग जाते थे, और वो जिस तरीके से जेबें भर देती थी टॉफी या चॉकलेट से, तो मेरी वालदा कहती थी कि बहन आपने बहुत ज्यादा इसका दिमाग खराब कर दिया है। उनका नहीं नहीं, मेरा बेटा है। मुझे आज तक ये खुदा शाहिद में बता दूं, भगवान जानता है, मैं दिल से कह रहा हूं कि कभी कोई फर्क उस दौर में मैंने देखा नहीं। मेरे पेरेंट्स में जब मैंने पहली बार देखा 14 साल की उम्र में कि ये साहब है कि ये मुस्लिम और ये हिंदू, इनमें कोई फर्क है, उनका नहीं, फर्क तो कोई नहीं है, लेकिन जो गांव से लोग आए थे कि थोड़ा सा फर्क, उनके नहीं नहीं। मैंने अपनी माँ से जब पूछा कि ये जहालत की बातें हैं, उन पे गौर न करो, उनकी तालीम में और उनके संस्कार में जरूर कोई कमी रह गई है जो इस तरीके की जहालत की बातें कर रहे हैं। और हमारे कहते थे बेटा ये गुनाह है, ये मान के चलो कि ये गुनाह है। ईद पे तोहफे भेजना, ईद पे तोहफे लेना, यही कहा जाता था तोहफे लेने देने से रिश्तों में ताजगी आती है। बिल्कुल हुजूर ने भी इरशाद फरमाया है। और ये मान के चलिए कि हमारे नौकरों को भी, हमारे कंपाउंड में, बहुत बड़ा कंपाउंड है, 18 सर्वेंट्स क्वार्टर थे, मुझे आज भी याद है कि उसमें 11 पठान मुस्लिम और इस तरह के लोग थे और बाकी में हिंदू थे। कभी फर्क समझा नहीं हम लोगों ने। पहली बार जब इलाहाबाद में हालात बिगड़े तो हमारे यहाँ कम से कम 18 लोग आए थे, जो हमारी खुशकिस्मती कि उनकी खिदमत हम कुछ कर सके कुछ दिन तक। यही हाल हमारे मुस्लिम दोस्तों के यहाँ था कि अगर वहां पर लोगों ने हमला किया तो लोग कहते हैं हमारी लाश पर से गुजर के जाएंगे तब आप उन तक पहुंच पाएंगे। वो चाहे हिंदू हो जिनके यहाँ मुस्लिम थे, या मुस्लिम जिनके यहाँ हिंदू ने पनाह ली थी, कि हमारी लाश पर से गुजर के जाएंगे आप। मैंने वो दौर देखा है। यही हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। जो तस्वीर आज है वो मेरा हिंदुस्तान नहीं है, वो असली तस्वीर नहीं है। तो अंकल, तो फिर हमारी युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में दो भाई हैं। मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन एक को हम हिंदू कहते हैं, एक को मुसलमान कहते हैं, दोनों ही भारतीय हैं, दोनों पे बराबर का। मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पे। दोनों को हिंदुस्तान की तमाम एसेट्स पे बराबर का हक है, दोनों को साथ रहने का। ये कोई एक ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है हमारे हिंदू मुसलमान दोनों के लिए कि हमको साथ रहना है, साथ लड़ना है दुश्मनों से, और साथ ही यहां मरना है। दुश्मनों की चाल में ना आओ बच्चों, ये तुम्हें तबाह कर देंगे लड़ा करके। लड़ाई में कुछ नहीं रखा। तुम्हारी रोजी नौकरी जो मुकम्मल करे, जो तुम्हें अमन और अमान दे, जो तुम्हारी रोजी रोटी को मुस्तकिल करे, वही तुम्हारा दोस्त है। लड़ाने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल अंकल। अंकल, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। पहले तो, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे सारे परिवार, हमारे सारे सुनने वालों और देखने वालों की तरफ से आपके जज्बे को दिल से सलाम है अंकल। और हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भी इसी जज्बे को लेकर आगे बढ़े और देश की उन्नति और तरक्की के लिए एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड रिलीजन। अब मैं अंकल मजहब से लिंक पर आता हूँ, यानी कि जो मेल और फीमेल का जो हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, और खासतौर से अभी जो रिसेंटली हमको देखने को मिला है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के बलात्कार किए जा रहे हैं देश में। अभी जो क्राइम अगेंस्ट वीमेंस हो रहे हैं सोशली, इकोनॉमिकली या फिर विद इन फैमिलीज, उनको सुधारने के लिए आपकी तरफ से क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है अंकल? अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, मेहरबानी होगी आपकी। मैं अब तालीम से जुड़ा हुआ हूं, और पहले भी अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर पढ़ा था 100 साल पहले, वो आज भी उतना ही मौजू है जितना कि तब था। हम उन किताबों को समझते हैं काबिल जब्ती, जिनको पढ़ के औलाद समझते हैं माँ बाप को खपती। देखिए, सबसे बड़े तालीम में यह है कि अगर शऊर नहीं आया, सलाहियत नहीं आई, तो इस तालीम से फायदा क्या। अगर तालीम के बाद हम अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को हम समझें कि ये, इनको आप रद्दी की टोकरी में डाल सकते हैं, मैं इस तालीम को तालीम नहीं मानता, मैं इसको दुश्मन मानता। इसी तरह 3 चीजें हमारी दुश्मन हो गई हैं। नंबर 1 टेलीविजन, नंबर 2 इंटरनेट पर बेहूदगी, नंबर 4 जो फिल्मों में अश्लीलता आ गई है। पुराने तरीकों पे जाएं, क्योंकि हमारे दौर में ये था, वो चाहे हसीना बेगम बड़ी माँ हो मेरी या मेरी वालदा हो, कि बेटा जब शराब पीना तो घर लौट के मत आना। बेटा, ये दूसरी तरफ अगर किसी लड़की की तरफ देखो, वो नाजायज है, गुनाह है, जो भी आप कह लें, लेकिन हमारे दौर में ये इजाजत नहीं थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, बड़े प्रोग्रेसिव थे, अंग्रेजी ही बोलते थे, लेकिन मजाले साहब किसी लड़की की तरफ आप आंख उठा के देख लें, और कोई माफी का खाना नहीं था। आज जैसे बच्चा पकड़ा जाता है बेहूदगी की या लोफर हरकतें करने में, तो माँ बाप चले जाते कि ये बच्चे हैं।
हमारे फादर ने ये कहा था कि बेटा अगर कभी पकड़े जाओगे इन सब चीजों में, छेड़खानी वगैरह में, हम लोग आएंगे नहीं, और 2 लाइन का इश्तिहार आ जाएगा अखबार में कि इनसे हमारा कोई वास्ता, या हमारी दौलत में हम इनको बेदखल करते हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि इतना न बिगाड़े अपने लाड़ प्यार से, और बच्चों को चाहिए कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर 8 घंटे आप अपनी तालीम को रोज नहीं दे रहे हैं तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और खुदकशी की तरफ बढ़ रहे हैं। हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा, आप दुनिया के सबसे मालदार आदमी हैं, आपके कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? उनका गर्लफ्रेंड्स अगर होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। बच्चों, और मैं जो युवा वर्ग है उससे कहना चाहूंगा, आपको अभी आसमान तक पहुंचना है, और उस छलांग के लिए जरूरी कि सारी ताकत इकट्ठा करें। जब आसमान तक पहुंच जाए, उसके पार चले जाएं, तो जो मन में आए कीजिए, लेकिन तब आपको ये घटिया चीजों की तरफ आपका रुझान नहीं रहेगा। बिल्कुल अंकल। अंकल अब मैं और एक छोटा सा सवाल आपसे पुलिस पर्सनल के ऊपर करना चाह रहा हूँ अंकल। डज ह्यूमन राइट्स violation cases against the police and armed forces deter them in discharge of their duties? And how about the human rights of police personnel themselves? I would say that I have worked on human rights, and when I joined the police, it was said a good police officer is one who's a half butcher and half human. Today, I would say a good police officer is one who's 30% father, 30% mother, 30% teacher, and 10% a law enforcer. Unless you have win the confidence and love of the people whom you are supposed to serve, you will not be able to serve. Human rights are sacrosanct and sacred. When I violate the human rights, I do an irreparable damage to my country, to my society, and erode the credibility of the police. If you're serious, yes, human rights are sacrosanct, both of the public and of the police. And to that extent, I would say that the people are police officers in plain clothes, and police officers are public men in uniform. अंकल और एक मेरे को एक चीज और आपसे पूछनी थी, ये फ्रेंडली जो पुलिसिंग होती है, फ्रेंडली पुलिसिंग यानी कि जो पुलिस और जो आम जनता होता है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है अंकल? उसके लिए ये जरूरी है, कम्युनिटी पुलिसिंग का तजुर्बा बहुत उम्दा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 1861 का पुलिस एक्ट थोपा था। अपने यहाँ इंग्लैंड में, बर्तानिया में तो उन्होंने उनको बेत भी नहीं दी, और हमारे यहाँ जो उनकी फौज के हथियार थे, 410 मस्केट, वेबली स्कॉट के रिवॉल्वर, ली एनफील्ड मार्क 4 की राइफलें, और तमाम ऐसे असलहा जिससे कि जनता का दमन हो सके। पुलिस को चाहिए कि स्कूलों में जाए, जहां छेड़खानी होती है वहां के प्रिंसिपल्स और बच्चियों से मिलें, छेड़खानी दूर करें। हमारे सबसे बड़ा कोड़ क्या है? छेड़खानी, फिकरापस्ती, नाजायज शराब, जुआ। इन सामाजिक क्राइम्स के ऊपर अगर जरा सा तवज्जो दे दें तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि पुलिस वाले पूजे जाएंगे, और आगे बढ़ करके आप हाथ बढ़ाएं और इमदाद करें, खिदमत करें। और आप ये ना समझें कि आप हुकूमत के लिए है, बल्कि आप खिदमत करने के लिए है। खिदमत का जज्बा आएगा, मैं समझता हूं कि जनता और आवाम की तरफ से भी बराबर की पार्टनरशिप आपको मिलेगी। बिल्कुल अंकल, यही चीज होनी चाहिए, क्योंकि अंकल मैं आपको बता दूं, मैं इंडिया में नहीं हूँ फिल वक्त, मैं हूँ अमेरिका में, और यहाँ की पुलिस और जो यहाँ के सिटीजन का जो रैपो होता है, इट इज वेरी स्मूथ, वेरी नाइस, एंड इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल बिटवीन बोथ ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि या ये जो कॉमन सिटीजन है वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके लिए बुरा बोल रहे हैं उनके पीछे, या फिर ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं जो इवन दे व्हेन दे डील विद द एक्चुअल क्रिमिनल हिमसेल्फ, दे विल लाइक ऑब्टेन ह्यूमैनिटी, दे विल प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी। वो बहुत इंसानियत से उसके साथ उसको डील करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, कोई मारा नहीं जाता, हाथ नहीं उठाया जाता उसके ऊपर, और उसी तरह जनता भी जो है ना पुलिस की रेस्पेक्ट करती है। सो द रैपो शुड बी डेवलप्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। अनलेस until the rapport is developed, it's impossible to have a good policing system in our atmosphere, in our society. Absolutely, I totally agree with you that every time I use foul language, every time I use force which is unwarranted, let me tell you that I do a disservice to my society, to my department, and indeed the biggest disservice that a police officer can do to his department is to use foul language, is to be disrespectful to the women folk, and to use barrack language and disproportionate use of force against the public. It is always in my interest to enhance the credibility of the department. And how do I do it? By building bridges. As you very rightly mentioned, my son, that you have to have a credibility and a working relationship with the public.
When you have that, it is a force multiplier and give you dividends of which we cannot even imagine. That is the level of dividends one can have when I enhance the prestige and the credibility of the police department. It is in nobody's service to use foul language and to use barrack language with the public, to use strong arm. You must give the impression that you belong to everyone and everyone belongs to you. Yeah, bilkul uncle, unless until we follow the rules, whatever are mentioned in the constitution for the by the center itself, or to be implied, which are implied even on the city level by the Nagar Parishad municipal corporation itself, those rules must be followed, and whoever is breaking those rules, he is the one who is the culprit in the society. So unless and until we follow those rules, it's not going to be neither police, they will do their duty, and you as common citizens, we have to do our duties by following the rules, as tiny little rules like following the traffic signals, traffic rules, which we tend not to do it. और उसके बाद हम पुलिस वालों के बारे में जाके अपने दोस्तों में बड़े अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कि हम अपने घर वालों के लिए कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। एक सिग्नल को, लाइट को तोड़कर वो रन करके आना इतनी बड़ी बहादुरी का काम समझते हैं हम लोग कि पूछिए मत आप। The rule of law is by far the best legacy one can possibly have. Mutual respect. The policeman should learn to respect, as you very rightly said, उनके संवैधानिक अधिकार, उनकी इज्जत आपकी इज्जत है। आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, यकीन मानिए वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। हो सकता है कि खौफजदा होकर के आपसे आपके सामने कुछ न कहें, लेकिन ये मान के चलिए कि पीठ पीछे उन्हें जब मौका मिलेगा गाली भी देंगे, और जब मौका मिलेगा किसी भी एजिटेशन में, किसी फसाद में, तो पुलिस के ऊपर पथराव भी होगा। हम अगर अकेले 1000 के मॉब में ये कह दें कि मैं विक्रम सिंह आया हूं, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, और अगर सिर्फ मेरे एक गुजारिश पर पब्लिक घर चली जाती है, तो यकीन मानिए कि मैंने कोई कमाई की है। लेकिन मेरे अगर गुजारिश पे मान लीजिए भीड़ 1000 की 2000 हो जाए और वहां पर पत्थर की बौछार कर दे, तो यकीन मानिए कि मैंने कुछ कमाया नहीं है, मैंने सब खोया है, अपने पद और अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। मुझे खुशकिस्मती है, ये कहने में बड़ा संतोष है कि मैंने जब जितनी अपेक्षा जनता से की है, उससे 1000 गुना ज्यादा जनता ने मुझे नवाजा दिया है। बिल्कुल अंकल, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अंकल। काफी हमारे श्रोता और जो देखने वाले भाई हैं वो गुजारिश कर रहे हैं कि मैं आपसे हिंदी में सवाल करूं, और मैं आपसे हिंदी में भी सवाल करूंगा। अभी मेरे एक भाई है मोहम्मद अहमद भारतीय भाई, उन्होंने कमेंट लिखा कि क्या कोई पार्टी भारत का संविधान बदल सकती है? भारत का संविधान बदला जा सकता है, लेकिन 3/4 मेजॉरिटी जब पार्लियामेंट में हो और पूरी स्टेट असेंबली, वो आसान काम नहीं है। संविधान में संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान का संशोधन इसलिए होता है, राष्ट्र हित में होता है। हमारे या जाति हित में संविधान का संशोधन नहीं हो सकता है। और जो मंजिले मकसूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने वालों ने की है, उसी हुदूद के अंदर, उसी हदबंदी के अंदर ही संशोधन हो सकता है, उसके बाद नहीं। जैसे रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन शुरू में जब आया था कुछ मियाद के लिए आया था, लोगों ने समझा कि शायद वो खिदमत अनुसूचित जात की हमने नहीं की, तो संविधान में संशोधन ला करके उसमें कुछ रद्दो बदल किया गया। लेकिन वो जनहित में होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, और वो बिल्कुल बदला जा सकता है। बिल्कुल अंकल। तो मैं समझता हूँ हमारे जो एक श्रोता थे मोहम्मद अहमद भारतीय भाई, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक मेरे पास एक छोटा सा सवाल है अंकल, जो आजकल खास तौर से जो ना पुलिस डिपार्टमेंट में जो छुटभैया नेता होते हैं, जो अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ के बोलते हैं कि मैं इसका सेक्रेटरी हूँ या फिर मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उसके साथ साथ जो दबंगाई होते हैं या जो अपने आप को इस तरह से मतलब जैसे गुंडे मवाली टाइप जो लोग होते हैं, जो पुलिस में बोलते हैं कि भाई मेरा तो अंदर से हुकअप है और मेरे को जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे अंकल? मैं बिल्कुल ये कहूंगा, 36 साल में सबसे ज्यादा फील्ड में और सबसे ज्यादा जो उसको कहते हैं बवालिया जगह, वहां मैं रहा हूं। आपका हुक्म जरूर होगा, लेकिन मेरा हुक्म जो सबसे मजबूत जो जड़ है वहां पर रही है, जो है भारत का संविधान। मेरा 2+2 = 4 होता है, और नेताजी आपका 2+2 = 24 आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बराए करम अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप उल्टे मुंह चले जाइए। जायज काम में रुकावट नहीं, नाजायज काम में करता नहीं, और न होने दूंगा मैं। फिर वो नेतागण ऐसे छुटभैया लाइन पे आ जाते, भाई साहब कुछ तो कीजिए, उनका मेरा तबादला करा दीजिए।
मेरे रहते हुए आपके नाजायज काम पूरे नहीं हो सकते हैं, लिखा के ले लीजिए। आप है नेताजी, मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी कहेंगे तो भी नहीं होगा। देखिए, आपको इज्जत कमानी है तो थोड़ा दरविशाना मिजाज अपनी तबीयत में लाना होगा, छोटे मोटे फायदे आपको नहीं उठाने होंगे। जैसे बिल्कुल। कहते हैं ना, एक बेवा इद्दत में जैसे रहती है, उसी तरीके से आपको जिंदगी बितानी होगी। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के 1550 थानों मैंने आधी प्याली चाय कहीं नहीं पी है, किसी से कोई तोहफे नहीं लिए हैं, किसी के यहाँ दावत खाने नहीं गया हूं, तब जाके बनता किसी के आंख में आंख मिला के, नेताजी अगर आपको अपनी खैरियत चाहिए चुपचाप उल्टे पांव चले जाएं, वरना आप देखेंगे कि मैं क्या से क्या आपकी हुलिया बना सकता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छे अंकल। देखिए, यही यही चीजें ना सिर्फ आपके बाद आने वाले पुलिस ऑफिसर्स को, बल्कि आम जनता को भी सीखनी चाहिए कि आपस में हम लोगों में भी ऐसे मतभेद ना रहें, और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के फेवर में, बगैर किसी चीज, यानी जब तक के देश की बात ना आए तब तक कि हमको लड़ने के लिए खड़े नहीं होना चाहिए। ये हमको समझना चाहिए, जब तक के देश के लिए बात ना आए। हम लोग आजकल सिर्फ मजहब के नाम पर, हम लोग सिर्फ जाति प्रजाति के नाम पर इसी में ही हम बटे हुए हैं विक्रम अंकल। हम इसी में ही लड़ के आपस में। अब अंकल, मेरे को और एक छोटा सा सवाल ये पूछना था अंकल। अब बाहर के जो दुश्मन है हमारे देश के, यानी फॉरेन एनिमीज जो भी हैं हमारी, उनको, उनकी रक्षा करने के लिए हम, हमारे जवान सरहदों पर मौजूद हैं। अब जो अंदर के दुश्मन है, जो हमको आपस में अंदर से तोड़ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए आम जनता को क्या करना चाहिए अंकल? आम जनता को यह समझना चाहिए कि इसके पहले कि आपको कोई गुमराह करे, वर्गलाए, आप समझ लीजिए कि भारत देश हम सबका है, किसी एक का नहीं है, सब भाइयों का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पे बराबर का हक है भारत माँ के ऊपर। और जी। अगर हम आपस में ही खून बहा करके जाया करेंगे, तो जब देश को खून की जरूरत होगी तो फिर खून कहां से आएगा? यह खून बिल्कुल। बहुत मुकद्दस है, बहुत पाकीज़ा है, और इसका इस्तेमाल होना चाहिए देश के लिए, देश के हित के लिए, और देश के दुश्मनों को मटिया मेट करने के लिए। छुट भइयों की चाल में हमें, आपको या हमारे नौजवानों को नहीं आना चाहिए, यूथ को नहीं आना चाहिए। और वो ये कह दे, वर्गला दे कि किसी का सेक्रीफाइस कम है किसी से, ये बहुत ही बेजा बात होगी। हम कितने नाम आपको गिना दें? हवलदार अब्दुल हमीद का नाम गिना है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम गिना है, किसके किसके तजुर्बे और किसके किसके सेक्रीफाइस में आपको गिना दूं? सबका बराबर का हक है, हम सब भाई हैं। और खून जब गिरता है मैदान जंग में, तो हिंदू का भी लाल होता है, मुसलमान का भी होता है, सिख का भी लाल होता है, बौद्ध का भी लाल होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। जी अंकल। अंकल, एक और सवाल मेरे मन में अभी आया है कि जैसे मॉब लिंचिंग होती है या फिर छेड़खानी होती है, यहाँ पर किसी को सरे बाजार पीटा जाता है, तो आजकल तो हमारे हाथ में खिलौना आ गया है, स्मार्टफोन का, और दूसरे उसके साथ में इंटरनेट का हमारे पास पैकेज भी बहुत सस्ता या फिर ना के बराबर प्राइस में हो गया है। तो लोग बजाय उसको बचाने के, वो लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो एक नागरिक की जिम्मेदारी, ये क्राइम जो हो रहा है, ये जो जुर्म हो रहा है सड़क पर, इसको, इसके प्रति उस नागरिक की जिम्मेदारी, यानी मेरी जिम्मेदारी, आप एक भारत, एक आम नागरिक जो हमारे भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है उस जुर्म के लिए जो सड़क पर हो रहा है? इस पे मैंने काम भी किया है, और मैं, मुझे खुशी है कि आपने इस सवाल को उठाया है। अगर कोई पिट रहा है तो जी। बहादुरी इसमें है कि जो पिट रहा है उसके बगल में खड़े हो। कहीं कोई नाजायज काम हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, तो बनिस्बत इसके कि आप उसकी फिल्मिंग करें या उसके बारे में आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल भेजा करके सिर्फ एक वीडियो बनाएं, आपकी जिम्मेदारी है पुलिस को फोन करें, या वहां रह करके इतने, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप मदद कर सकें, चीख सकें, पुकार सकें। ठीक है, अगर गोली चल रही, गोली ना चलाएं, अपनी हिफाजत करते हुए कोई एक्सीडेंट करके भाग रहा है तो पत्थर चला सकते हैं। उस क्लिप के माध्यम से आप पुलिस को, कंट्रोल रूम 100 नंबर को आप सूचित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फिल्म बनाना, इसका कोई मकसद नहीं है, और ये अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता है, ये अपनी ड्यूटी के प्रति, मैं समझता हूं, इग्नोरेंस है, और इस पे ये नहीं होना चाहिए। अपनी ड्यूटी को समझें, आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को समझें। अगर कहीं हक तलफी हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, आपका काम है पुलिस को बुलाना, इमदाद करना, कुछ भी करें, पत्थर मारे, कुछ भी करें, लेकिन वहां बैठ करके सिर्फ मूवी खींचना, ये आपका काम नहीं है। अंकल, अब इस सवाल का दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू मेरे पास ये अंकल कि जब लोग अगर जिम्मेदारी से
उसको वीडियो बनाने के बाद में अगर वो पुलिस स्टेशन जाते भी हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये खटका होता है, ये शंका होती है कि कहीं मैं ही इस केस में ना फंस जाऊं, यानी पुलिस वाले मेरे ऊपर ही कुछ ना केस क्यों ना कर दें, यानी मैं ही इसके अंदर, उनको एक पुलिस से एक किस्म का डर सा बना हुआ होता है उनके जहनों में। इसके बारे में कुछ अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे अंकल। डर वाजिब है और इसके इम्कानात थाना और चौकी के लेवल पे रहते हैं, अपने हक का और अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल करना। लेकिन आप ये मान के चलिए कि थाना कोई इंसाफ की आखिरी कड़ी नहीं है। उसके ऊपर डिप्टी एसपी है, डिप्टी एसपी के ऊपर एडिशनल एसपी है, एडिशनल एसपी के ऊपर एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी है। एक पूरा एक अमला है। मेरा मशवरा होगा कि थाने चौकी के अलावा एसएसपी, डीआईजी को भी वो क्लिप जरूर भेजें और पुलिस की वेबसाइट पे जरूर भेज दें। आपका सिर्फ इतना कर देना कि ये एक बहुत उम्दा एक तरीका है सबूत को आगे भेजने का। आप इसको लेकर के बेशक आप पुलिस की वेबसाइट पे डालें और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जरूर शामिल करें अपनी मेलिंग लिस्ट में। बिल्कुल अंकल। अच्छा अंकल, मेरे पास एक छोटा सा एक और सवाल आया है अभी एक एक हमारे श्रोता का। पुलिस अगर आम आदमी को सपोर्ट ना करे और झूठे केस में अरेस्ट करे तो उस आम आदमी के परिवार के सदस्य मदद के लिए किसके पास जाएं? तो मैं समझता हूँ आपने अभी जो मेरे पिछला सवाल के अंत में आपने उसका भी जवाब दे दिया है। आर यू विद मी अंकल? आप मेरे साथ हैं अंकल? आपका वीडियो स्टक हो गया अंकल। विक्रम अंकल, आपका वीडियो स्टक हो गया है। सॉरी बेटा, अभी अब आ आ गया गया। अंकल, राइट? हाँ आ जी गया अंकल, थैंक फरमाइए। यू सो मच। जी अंकल। जी तो अंकल अच्छा, दूसरी चीज अंकल, पुलिस डिपार्टमेंट के जो ओहदेदार होते हैं, जो अफसर्स होते हैं, उनको भी तो यानी जो नई टेक्नोलॉजी है वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। वो नई टेक्नोलॉजी भी उनको भी ट्रेन किया जाना चाहिए, उनको भी हैंड ओवर की जानी चाहिए नई टेक्नोलॉजी, ताकि वो लोग जो अपना काम है उसको बेहतर तरीके से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंजाम दे सके। मैं इस पे गुजारिश करूंगा, एक मशवरा दूंगा। अगर आप समझे कि पुलिस ने कोई बेजा हरकत की है और किसी को फंसाने की नीयत से गलत सबूत पेश करके उसको थाने लाके रिश्वत की पेशकश करना या गलत फंसाना है, तो मैंने गुजारिश की है कि डीजी से लेकर के एसएसपी तक ये वो अफसर हैं जो आईपीएस हैं और जिनको जी काम ही है कि थाने पे जो अगर कोई गलती हो रही है, अगर कोई नाइंसाफी हो रही तो उसमें हस्तक्षेप करके प्रभावी कार्रवाई करें। ये ना समझे कि थाने पे अगर थानेदार ने कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव है इंसाफ का, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर उनके अफसरान को पेश करें और अपने मुझे पूरा यकीन है कि कार्रवाई होगी। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 1550 थानों में अगर पहले 10 साल पहले बिजली नहीं थी, ये जान के आपको खुशी होगी कि सीसीटीएनएस एक पैकेज है, वो आ जी चुका है। इंटरनेट हर जगह लागू है। हमारे आज सिपाही बीटेक और एमसीए तक आ रहे हैं सिपाही, जिनको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान है। इसके अलावा वो आईटी एनेबल्ड है और एफआईआर आजकल ऑनलाइन होती है। जीडी आप एक तरीके से मान लीजिए रियल टाइम होती है। अब टेक्नोलॉजी हमको खुशी है कि जो लेवल ऑफ नॉलेज एक आईपीएस अफसर का मेरे टाइम में था, उससे ज्यादा आईटी का नॉलेज आज सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों में है। जी अंकल। अच्छा अंकल, एक 2-4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था ट्रैफिक के ऊपर, जो ट्रैफिक इश्यूज है हमारे देश में उसके ऊपर। तो उस प्रोग्राम के टाइम पे मैंने एक छोटी सी पेशकश की थी। उस पेशकश में मतलब मैंने ये बोला था कि जो चालान होते हैं, यानी करप्शन को कम करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए जो चालान होते हैं, जो भी ट्रैफिक के लॉज को ब्रेक करता है, उनको जो भी चालान लगता है, उन चालान पर जो भी पुलिस के ओहदेदार ने वो चालान काटा है, उसके नीचे वो अपना बैज नंबर लिखेंगे उस रिसीट पर। तो जब वो बैज चालान भरने के लिए आदमी जाएगा आरटीओ के ऑफिस को, तो वहां पर पता चल जाएगा कि भाई फला बैज नंबर यानी फला अफसर ने ये चालान काटा है। भले उनकी पोस्ट कुछ भी हो, उनका ओहदा कुछ भी हो डिपार्टमेंट में, तो उनको उस चालान पर एक छोटा सा इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये होगा ये कि ये लोग जो 1000 की जगह पे 500 या 200 रुपए लेके छूट जाते थे, देखे ये लोग, वो छूटने की जो आशंका होगी वो खत्म हो जाएगी। इनके पास जो उपेक्षा करेंगे ना, 200 देके छूटा जा सकता है, वो खत्म हो जाएगी। आप कोई इसके बारे में कुछ बता सकते हैं अंकल प्लीज, अगर ये नहीं नहीं, बहुत पेशकश की अच्छा, जाए? आपका बहुत उम्दा मशवरा है। और कई स्टेट्स ने इसको इस तरीके से चालू किया है कि इंडिविजुअल इंसेंटिव नहीं, लेकिन जो भी चालान कटता है सालाना उसका हिसाब होता है और उसका एक पोर्शन
पुलिस वेलफेयर फंड करके एक दिया जाता है, और पुलिस वेलफेयर फंड में जब वो जाता है तो पुलिस वालों के रेजिडेंशियल और ऑफिशियल जो सुविधाएं हैं, चाहे मिनरल वाटर है, चाहे एयर कंडीशनिंग है, चाहे कंप्यूटर और आईटी की चीजें हैं, वो वहां पर मुहैया कराया जाता है, जिससे कि उनकी कार्य संस्कृति में सुधार हो और एनवायरनमेंट में, जी वर्किंग एनवायरनमेंट में सुधार हो। और ये आपने, और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अब रिश्वत को रोकने के लिए और जो उनकी और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक ई चालान का सिस्टम आया है, एक कंट्रैप्शन आ गया, जैसे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं उसी तरीके जी से डीएल स्वाइप कर देते हैं और फाइन अमाउंट लिख दिया जाता है, तो ई चालान। और जो करता है वो भी जितने बजे हुआ है, और हर चीज उसमें आईटी एनेबल्ड वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। हाँ अंकल, लेकिन जब तक कि वो ई चालान के लिए मशीन निकालेंगे नहीं, वो ट्रैवल लाइसेंस को स्वाइप करने के लिए, और ये जो जो भी बंदा, अगर मैं हूँ बाइक राइडर हूँ और मेरे से गलती हो गई है, और जब वो मशीन निकालेंगे और मैं चालान को, मतलब 1000 रुपये का चालान है, उसके बजाय अगर मैं उस ओहदेदार को जिसने मुझे रोका है उसको 200 या 300 रुपये देके छूट जाऊंगा, तो यहाँ पे तो फिर करप्शन तो खत्म हो गई नहीं। ई चालान की मशीन रहेगी, लेकिन 50 लोगों में से सिर्फ शायद हो सकता है 20 लोगों का वो लोग चालान काटेंगे उसमें, और 30 लोगों का जो भी पैसा आएगा वो जेब में चला जाएगा। वो जेब में तो चला अगर, जाएगा। जी, तो अगर देखिए, इसमें उसको कुछ ना बचाने के कुछ लिए, जी जी आपको अंकल। अपने लेवल पे, माफी चाहूंगा कता कलाम के लिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन अंकल, प्लीज ऐसा मत हाँ, बोलिए। जेब में एक तो ये एक नियम होता है, हम लोगों ने चालू किया, कोई ट्रैफिक कांस्टेबल अपनी जेब में 10 रुपए से, अब तो खैर 10 रुपए बहुत कम हो जाएगा, 50 रुपए से ज्यादा नहीं रखेगा, बैंड एड हो या एक गिलास पानी हो, इसके अलावा। क्योंकि 50 रुपए से ऊपर रखा जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ये रिश्वत का पैसा है। दूसरी चीज, वेरी नाइस। स्मार्टफोन, एक बॉडी कैम लगाएंगे आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और जीपीएस एनेबल्ड स्मार्टफोन, जिससे कि आप कहां पर हैं, क्या हरकतें की, क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो हर चीज रिकॉर्ड हो और रियल टाइम आपके डिजिटल कंट्रोल रूम, स्मार्ट कंट्रोल रूम में जाए, जिससे कि अफसरान वाला उसमें मॉनिटर कर सके आपकी गतिविधियां क्या चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह दूं कि करप्शन खत्म हो गया, करप्शन खत्म तो नहीं, ये जरूर है कि हाँ, जहां 10 पॉइंट था तो वो 5 पॉइंट है, लेकिन 5 पॉइंट है जरूर बावजूद इस टेक्नोलॉजी के। बिल्कुल अंकल। अच्छा अंकल, और एक चीज जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं आज अपने अपने सवालात को पुलिस डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द ही रखूंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपसे मेरी फिर गुफ्तगू होगी हमारे इस प्रोग्राम पर, भले ही महीने में हो या अगले 1.5 महीने में, 2 महीने में हो, मगर मैं उम्मीद इंशाल्लाह, करता हूँ अंकल आप अपना आशीर्वाद देने जरूर इस प्रोग्राम पर आएंगे हमको। और जरूर हमारी जो जरूर। कोशिश है मुल्क में अमन को फैलाने की, मुल्क में अमन को वापस लाने की, वो कोशिश में आप हमारा साथ देंगे अंकल, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आज मैं अपने सवालात को पुलिस डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द ही रखूंगा। ये जो गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट के जो नेता होते हैं या गवर्नमेंट में जो हिस्सा होते हैं नेता, उनका जो प्रेशर होता है पुलिस डिपार्टमेंट पर अंकल, वो प्रेशर को लेकर के बहुत सारे जो दूसरे जो जनता होती है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, या फिर अ, किसी को, यानी जो मुजरिम भी होता है उसको भी छोड़ दिया जाता है एक कॉल आने के बाद। ऐसा होना देखिए, चाहिए अंकल। मैं ये उम्मीद जी करता हूं कि हर पुलिस अफसर संविधान और अपनी जी वर्दी के प्रति जिम्मेदार होगा और इस जी तरीके का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं करेगा। लेकिन कह देना आसान है, हकीकत बिल्कुल बरक्स है। और होता क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, हम नेताओं को या ऐसे निहित स्वार्थों को, हम उनके वो काम करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि आप एक बार आज ठान लीजिए कि हमें जायज काम करना, नाजायज नहीं करना है। अगर आप जायज काम करेंगे तो आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी, दोबारा आपसे कोई नाजायज काम करने को कहेगा नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की, अफसरान की कमी नहीं है जो बड़ी बेकरारी से नाजायज काम करने के लिए बेताब बैठे हैं। तो जो जायज अफसर काम कर रहा है बेचारा, उसके कहे ठीक है, आप चलिए जरा कुछ दिन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रहिए, वहां पर शोभा बढ़ाइए, हम लोग जो तथाकथित महत्वपूर्ण पोस्ट है हम लोग वहां पे रहेंगे, क्योंकि नेता हमको अच्छा और माकूल मानता है। जो काम आदमी नियमानुसार करता है, जो अफसर सिर्फ कानून और रूल बुक के हिसाब से चलता है, उसको कहते हैं कि साहब ये हमारे माफिक नहीं, हमारे माकूल नहीं है। तो ऐसे अफसरों को लोग ठंडे बस्ते में या वहां पर रख देते हैं, जैसे ऑफिसेस हैं हमारे, वहां पर फील्ड पोस्टिंग उनको कम मिलती है। लेकिन अगर एक दफा, अच्छे अफसरों की कमी नहीं है, उन अफसरों की जिन्होंने कहा कि सिर्फ रूल बुक के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ उतनी ही कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरों की, जब से नए हमारे पढ़े लिखे, अब हमारे तालिब इल्म कांस्टेबल्स में भी, अब वो जमाने चले गए कांस्टेबल्स 8वां या 10वां पास होके आते थे, अब हमारा कांस्टेबल भी बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम आ रहा है, पीएचडी आ रहा है। तो अब उतना सुभान अल्लाह। आसान नहीं है नाजायज काम करवाने का। जी अंकल। अंकल जैसे कि आप
आप एडीजी रह चुके हैं सीआईएसएफ के 2006-2007 में। तो अभी जो सीआईएसएफ है वो एयरपोर्ट्स के बहुत सेंसिटिव जो इलाके हैं, जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं या ऑफिसेज हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी रखवाली के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको तैनात किया गया है। जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, एटॉमिक सेंटर्स हो गए। क्या हमारी सीआईएसएफ टेक्नोलॉजिकली इतना कम्पिटेंट है या इतनी एडवांस्ड है कि वो जो आजकल जो एडवांस्ड वेज ऑफ अटैक्स हो गए हैं, जो एडवांस तरीके हो गए हैं हमले करने के, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक्स हो गए या फिर फॉरेन से जो अटैक्स किया जाता है या सब कन्वेंशनल एरियल अटैक्स होते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या हमारी सीआईएसएफ आज इतनी कम्पिटेंट है अंकल? मैं जब सीआईएसएफ में था 2007 में, उसके मुकाबले आज सीआईएसएफ कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई। उनका जी इक्विपमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका रिहर्सल, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट और उनके कंटिजेंसी प्लान जिनका रिहर्सल रेगुलरली होता है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि सीआईएसएफ किसी भी चुनौती को फेस करने के लिए और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए जब हमारे वीवीआईपीस को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उनके पास तमाम ऑप्शन है लेने को, लेकिन सब कहते हैं कि साहब हमें सीआईएसएफ की ही सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनका इक्विपमेंट, तैयारी और डिसिप्लिन, उसकी कोई मिसाल या उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल अंकल, वेरी नाइस। तो अंकल आपसे एक और सवाल, अभी खास तौर से बहुत स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जैसे कि सलवा जुर्म जो छत्तीसगढ़ में है, और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सरकार को खास तौर से मना किया कि भाई इसको आप खत्म करिए, सलवा जुर्म इसको आप रखना नहीं है आपको। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया ना, सेम सिमिलर लाइंस पर एक एसपीओ बनाया है, जिसमें ये टेम्पररी जो जवान है, जो यंग लड़के, युवा पीढ़ी है, उन लोगों को टेम्पररी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग उसमें, उस फोर्स में छत्तीसगढ़ में। और उनको कोई पर्सनल यानी उनको कोई परमानेंट पुलिस पर्सनल का कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे अंकल आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स पुलिस एक्ट ऑफ 1867 1861 के प्राविधान के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जी काम पुलिस की इमदाद करना है, मदद करना है, गाड़े वक्त में उनके बगल में खड़ा होना है। नाजायज काम करना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की हुक्म उदूली करने के लिए एसपीओज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या जनता के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आए कि इनके द्वारा उनका शोषण किया गया और मुखबिरी की गई, या ऐसी कोई नाजायज बात एसपीओज नहीं करते हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की यह जिम्मेदारी है कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो भी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वो भी, कोई नाजायज बेजा हरकत न करें, धन की उगाही न करें और किसी नाजायज काम में मुलव्विस न रहें। जी अंकल, अंकल आपसे आखिरी दो सवाल मैं कर लूंगा। एक पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा अंकल, दो या फिर हो सकता है तीन भी हो जाए, अगर किसी का आ जाए सवाल जो मुझे लगे कि आपसे पूछने लायक, योग्य हो या लायक हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अंकल, जो अभी खास तौर से थोड़ा पॉलिटिकली है, ये पॉलिटिकल है थोड़ा सा, कि आज खास तौर से आज के दौर में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आईटी सेल्स चला रहे हैं और झूठ को फैला रहे हैं, तो ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा के लिए भी कोई पुलिस रिपोर्ट की जा सकती है अंकल? मैं समझता हूं कि अगर बिल्कुल सरासर झूठ, नंबर दो, फिजा बिगाड़ने की, अफवाह फैलाने की, अभी आपने देखा होगा एक दो जगहों पर जहां पे इराक का या अफगानिस्तान का कोई वीडियो दिखाया कि ये साहब जो है यहाँ का है, उसमें पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। और अगर कोई किसी को गाली गलौज करता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ हमारे वीआईपीज को गाली गलौज करना, ट्रोलिंग करना, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए। और बिल्कुल। हर चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना वो मुनासिब नहीं है। और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। मुझे अपने शराफत और अपने कैरेक्टर के बारे में सोशल मीडिया पे बताने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर मेरा है, रोल अगले का है। अब मुझे घमंड है अपने कैरेक्टर के ऊपर, तो मुझे किसी ट्रोलिंग की या आईटी सेल की जरूरत नहीं है। मेरा काम खिदमत करना है मुल्क की, और मैं खिदमत करूंगा। और उसमें किसी को तायद करने की या किसी तरह से हुंकारी भरने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, पब्लिसिटी जरूरी है, लेकिन माकूल पब्लिसिटी, उम्दा पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी जो किसी के पीठ पे चाकू मारे, लानत है ऐसी पब्लिसिटी के ऊपर। बहुत शुक्रिया अंकल। तो अंकल मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। दो सवाल आपसे मैं आखिरी, इसके बाद मैं तीसरा नहीं ऐड करूंगा इसके अंदर, इंशाल्लाह आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। दो आखिरी सवाल है मेरे, क्योंकि मेरे पास एक और सवाल आया है। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अंकल, जो डाइवर्टेड जो जो हमारी युवा पीढ़ी है जो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी है और इन इन
पार्टियों के पीछे और ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे तत्वों के पीछे, असामाजिक तत्वों के पीछे घूमती है और ज्यादातर करके हमारे मुल्क में उन्माद, क्योंकि बेरोजगारी है उनके पास, उन्माद फैलाती है। उनके लिए छोटा सा अगर आप संदेश दे दें कि वो जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर उनके लिए दूसरे ऑप्शंस क्या है कि वो एक इज्जतदार जॉब करके इज्जत की दो रोटी अपने घर पर कमाई करके ला सकें, बजाय इसके कि वो किसी झूठ का या किसी नेता का फॉलो करके अपना खुद का, अपने घर का और इस देश का इन द होल और बिगर सेंस में इस देश का भी नुकसान ना करें। मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा, अगर ईमानदारी से खिदमत करनी है तो पॉलिटिक्स में भी अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है। ये हो सकता है कि रास्ता लंबा हो, कठिन हो, लेकिन आप मंजिल पे पहुंचेंगे जरूर। तो ऐसे 5% लोग जो ईमानदारी से, बिना इस नियत से कि उनको नाजायज पैसा कमाना है या लोगों को निचोड़ना है, वो जरूर पॉलिटिक्स में जाएं। मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है, मैं किसी की तरह की, एक वर्ग ऐसा है कि जिनसे आप हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर गिन लीजिए कि हाथ मिलाने में कितनी उंगलियां साफ हो गई। ऐसे लोगों से जरा होशियार रहें और ऐसे लोगों से जरा मिलना से परहेज करें। अपनी सलाहियत को बढ़ाएं, अंग्रेजी, कंप्यूटर और अपनी सेहत को ऐसा कर लें कि कहीं भी जाएं तो आप चट्टान की तरह रहें। क्या सताएगी शिद्दत प्यास की मुझे, पत्थर से पानी निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। इतनी सलाहियत और कॉन्फिडेंस ले आइए। हम लोग क्या है, जरा सी हवा आई पैर में दर्द, जरा सी ठंड पड़ गई तो घुटने में दर्द, जरा सी बारिश हो गई तो बताशे की तरह गल गए। अरे मेरी उम्र 68 साल की हो गई बच्चों, मैंने आज तक शराब नहीं सकी, खट्टी होती है या मीठी होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीजों पे सख्त पाबंदी है। और मुझे सख्त एलर्जी ऐसे लोगों को जो तालीम, अगर तालीम के अलावा युवा कुछ कर रहा है तो अपने साथ नाइंसाफी कर रहा है। आपका वक्त तालीम, इल्म हासिल करने का है, अपनी सलाहियत बढ़ाने का है। एक दफा सलाहियत बढ़ा लीजिए, फिर आपके पीछे एम्प्लॉयर्स दौड़ लगा लेंगे। बिल्कुल अंकल। अंकल, अगर कोई पुलिस वाले बिना जुर्म के, किसी को प्रूव किए किसी को पीटे, या तो क्या ये जुर्म है पुलिस वालों की ओर से? अगर ये जुर्म है तो इसके लिए एक्शन क्या है अंकल? देखिए, मारपीट बिल्कुल गैर मुनासिब है और गलत है। मारपीट की गुंजाइश तब एक है, अपनी बचाव में पुलिस वाला हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। अगर गिरफ्तारी के दौरान कोई पुलिस वाले पे हमला करता है, उसी हालात में पुलिस वाला अपने बचाव में, लेकिन होता क्या है, ला के बैठा लेगा, मार करके मुलम्मा निकाल देगा और केस डायरी में लिखेगा हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया। मारना बिल्कुल गैर मुनासिब है, क्राइम है और पुलिस वाला जेल जा सकता है। अब इसके लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का ये जरूर एक फायदा होगा कि ट्विटर और फेसबुक पे आप अपनी शिकायत वायरल कर लीजिए, क्योंकि पुलिस की अपनी एक बिरादरी है और उस बिरादरी में पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर बड़ा परहेज से लिखता है, बड़ा परहेज करके लिखता है, बड़ा हल्का करके और डाइल्यूट करके लिखता है। लेकिन जब एक दफा फेसबुक, ट्विटर और एप्लीकेशन की बौछार आती है, लामुहाला आपकी मजबूरी है एफआईआर लिखना उस पुलिस वाले जिसने अपनी नाक कटाई है, विभाग की वर्दी को धूमिल किया है। अंकल, एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे 45 मिनट्स की परमिशन लिया था। तो मगर मैं उम्मीद करूंगा अंकल, आपका आशीर्वाद हमारे साथ और हमारे सर पर हमेशा बना रहेगा, और आप फिर हमेशा हमारे हमेशा। प्रोग्राम पर टाइम निकाल के, महीने में एक बार क्यों ना हो अंकल, 1.5 महीने में क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपना जो जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जॉब का, पर्सनल आपके जो तजुर्बात हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए सुनने को मिले और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। हम यही चाहेंगे अंकल। तो एक छोटा सा आखिरी सवाल अंकल, मैं आपसे ये करना चाहूंगा, श्रीनगर के जो पत्थरबाज हैं अंकल, उन पत्थरबाजों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या हमारे देश में हालात, इस पत्थरबाजी से क्या हासिल किया जा सकता है या फिर क्या नुकसान हो सकता है हमको, हमारे देश को, उनको और उनके परिवारों को? ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को गुमराह किया है हमारे दुश्मनों ने। हमारी यूनिवर्सिटी में भी कश्मीर के 200 बच्चे हैं और हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कश्मीर का बच्चा सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सबसे ज्यादा ज़हीन है। कश्मीर के बच्चों से हमें आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है। और मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर कश्मीर का बच्चा इंडियन क्रिकेट टीम में आ रहा है, यूपीएससी टॉप कर रहा है, मेडिसिन टॉप कर रहा है, ये मान के चले कि वो पत्थरबाज जिसके हाथ में पत्थर है, एक बार तालीम और इल्म में, और हुजूर ने भी इरशाद फरमाया था, इल्म के लिए अगर चीन जाना पड़े, अरे चीन न जाओ, तुम अपने घर पे तालीम कर लो, टॉप करो और अपने वालदैन का और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। ये तुम्हारे हाथ में है। ये पत्थरबाज तुम्हें भी तुम्हारी कब्र पत्थर से बना देंगे। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल से कोई खिलवाड़ देखना नहीं पसंद करूंगा। मेरी दुआ है कि पत्थर छोड़ करके कंप्यूटर और किताब पकड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे हमारे सवालात
और का जवाब भी दिया, और हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे देश की तारीख के बारे में, हमारे देश के वर्तमान हालात के बारे में, और हमारे देश के भविष्य को भी आपने, आपकी बातों को सुनने के बाद अगर लोग अमल करेंगे तो हमारे देश के भविष्य में भी बहुत सुधार हो सकता है। जो युवा पीढ़ी, जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे, ताकि और उस गलत रास्ते पर चलने की वजह से उनके भविष्य का जो नुकसान हो सकता था, शायद अगर उसमें से अगर हम 50% बच्चों को भी बचा सकें, रोक सकें, तो ही हमारी कामयाबी होगी अंकल। तो आपका बहुत 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 आभारी हूं मैं, और मैं आपसे सिर्फ एक ही छोटी सी इजाजत चाहूंगा कि अगर आप मुझे जवाब दे दें कि अगर आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे, भले ही नेक्स्ट मंथ हो, 1 महीने में एक बार, 4 हफ्ते में एक बार, अगर एक बार फिर सिर्फ जुड़ेंगे आप, तो हमारे देश का भविष्य का कुछ बेहतर हो जाएगा अंकल। बेशक, मेरी उम्र जिस पड़ाव पे मैं हूं, मैं 288 नॉट आउट हूं। मुझे अब कुछ खोना पाना कुछ बाकी नहीं रह गया है। आप ऐसे अच्छे नौजवानों के साथ रह करके अगर मैं कुछ खिदमत कर सका आपकी और आप बजरिए आपके मुल्क की, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। हमेशा आप जब कहेंगे मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत दुआ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आपके बहुत शुक्रगुजार है हम सब। हमारे साथ जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी शुक्रगुजार रही है अंकल आपकी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत दुआ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, आदाब। आदाब। जय हिंद अंकल। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सत्यमेव जयते अंकल। सत्यमेव जयते। चलिए। तो ये विक्रम सिंह अंकल थे। आज हमने इनके साथ गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इनके साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। कुछ सवालात हों तो हमारे अमन का पैगाम पेज पर विक्रम सिंह अंकल का नाम लिख के @ साइन लगा के विक्रम सिंह अंकल का नाम लिख के वो सवाल को भेजिए आप। और जो सवालात हम समझेंगे और हमारे जो पेज के एडमिन्स हैं अगर वो मुनासिब समझेंगे, उन्होंने वो चूज़ करेंगे उसको, और चूज़ करने के बाद उन सवालात को विक्रम अंकल के सामने रखा जाएगा और इंशाल्लाह उनसे जवाब भी हमको मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आज MKD परिवार के इस छोटे से प्लेटफॉर्म अमन का पैगाम से इतना ही। कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सत्यमेव हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। सत्यमेव।